प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत उस खौफनाक रात से होती है जब जेन अपने दोस्तों से मिलती है। वो डेव से सवाल करती है कि जिस पार्टी में उन्हें जहर दिया गया था, वहां वो किसके साथ था। फिर वो जेरोम की ओर मुड़ती है और सख्ती से पूछती है कि वो उस रात कहां गायब था। जेन का ये सवाल सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन वो जेरोम से सच उगलवाने पर अड़ी रहती है। वो नोट ऑन योडी के आदेश को सबके सामने फेंक देती है। दबाव इतना बढ़ जाता है कि जेरोम को आखिरकार सच उगलना ही पड़ता है। जेरोम स्वीकार करता है कि उसी ने उन्हें जहर देने का आदेश दिया था और बर्फ में जहर भी उसी ने मिलाया था। उसने बताया कि ये सब तब हुआ जब वायलेट को सजा दी जा रही थी। लाल चोगा पहने उस छात्र ने, जिसने पहले क्लिनिक में उनकी मदद की थी, उसने ही जेरोम से ये सब करवाया था। जेरोम ने खुलासा किया कि असल में वायलेट जैन और डेव को जान से मारने की योजना बना रही थी। इसलिए वो क्लिनिक गया और उनसे कहा कि जैन और डेव को जहर की बहुत कम मात्रा दी जाए ताकि उनकी जान बच सके। जेरोम के अनुसार वायलेट की जानलेवा हमले से उन्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका था, क्योंकि उन्हें पहले ही जहर दिया जा चुका था। वो आगे बताता है कि लाल चोगा पहने वो लड़की जहर का असर कम करने वाली दवा यानी एंटीडोट लेकर आई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जैन उस दिन इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेगा। जेरोम ने जहर को बर्फ में इसलिए मिलाया था ताकि उसका असर हल्का रहे। वो उन पर पूरी नजर रखे हुए था और उनके लिए बहुत चिंतित था। जैसे ही वे बीमार पड़े, वो लड़की दवा लेकर पहुंच गई। जेरोम बार बार उनसे माफी मांगता है, लेकिन उसके दोस्त उससे बहस करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जेरोम को उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। खैर, अंत में उन सबकी जान बच गई, क्योंकि उनके पास सही समय पर एंटीडोट मौजूद था। डेव को अब एहसास होता है कि उन्हें मारना कभी मकसद था ही नहीं, बल्कि वो अनजान लड़की तो उनकी मदद कर रही थी। हालांकि वे उसकी असली पहचान नहीं जानते और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो लड़की अब मर चुकी है। एक डॉक्टर प्रयोगशाला में उसके शव का इस्तेमाल अपने अजीबोगरीब प्रयोगों के लिए कर रहा है और बाद में वो सबूत मिटाने के लिए लाशों को जला देता है। उसी दौरान वो डॉक्टर उस लाल चोगा पहनने वाली लड़की पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है और उस पर अपने भयानक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। इधर जेन अपना काम खत्म करके अकेली बैठी है, तभी फरतीज उसके पास आकर बैठ जाता है। जेन उसे ये जता देती है कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। फरतीज को शायद इसी बात की उम्मीद थी, क्योंकि वो एस की पसंदीदा सेक्रेटरी है। जब जेन फालतू की बातें करने लगती है तो फरतीज उस पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जेन एस से निजी बातें करने लगती है, क्योंकि वो कुछ सच जानना चाहती है। उसे अब हर हाल में एस की रक्षा करनी है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही इस जगह से भागने का रास्ता खोज लेंगे। जेन उसे साथ मिलकर काम करने का ऑफर देती है, जिसे फरतीज को मानना पड़ता है। लेकिन जेन एक शर्त रखती है कि वो सेक्रेटरी के रूप में अपने पद का सम्मान करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे दोस्त बन जाएंगे या साथ खाना खाएंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और फरतीज उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो जेन से काफी नाराज है। आप जेन को पहचानते हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों को ये नहीं बताती कि वे दोस्त हैं और वो अपने प्रेमी री के साथ रहती है। तभी रानी रॉक्सीन वहां आती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। वो फनमाया का सामान जमीन पर फेंक देती है और उसे उठाने का हुक्म देकर उसका अपमान करती है। जब फनमाया सामान उठाने लगती है तो उसकी मदद के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन रानी को लगता है कि अब यूनिवर्सिटी में उसके पास कई नौकर हैं और वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगी है। फनमाया को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे चुनौती देते हुए उसका अपमान करती है। जब रानी गुस्से में फनमाया के करीब आने की कोशिश करती है तो फनमाया उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। रानी सन्न रह जाती है और वे लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अंत में फनमाया अपने दोस्तों के साथ बैठकर रोने लगती है, लेकिन वे सब इस बात से खुश हैं कि उन्होंने रानी को उसकी औकात दिखा दी। थप्पड़ मारने के बाद भी जैन के मन में एक गहरा डर बैठा है। उसे डर है कि रानी अपने प्रेमी रीस के जरिए उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि रीस एक ऐसा शख्स है जो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन फनमाया को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। वो साफ कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे फिर से सबक सिखा सकती है। फनमाया जेन को दिलासा देती है और उसे महसूस होता है कि अब फनमाया पहले से काफी बदल गई है और ज्यादा मजबूत हो गई है। तभी अचानक वहां एस आता है और उनके साथ बैठने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है, वो जैन के बाकी सभी दोस्तों को भी बुला लेता है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और दोस्त कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकलने लगते हैं। वे जैन को अलविदा कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी बीच मैट एंजेलिका को लिफ्ट देने के लिए उसका बैग उठाता है और वे दोनों भी वहां से रवाना हो जाते हैं। अब वहां सिर्फ वी और जैन बचे हैं।
वी जैन के साथ बैठता है और गौर करता है कि वो पहले की तरह खुलकर नहीं खा रही है। वो ये भी देखता है कि कहीं जैन सब्जियां तो नहीं खा रही, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जैन शाकाहारी नहीं है और उसे हमेशा मांस खाना पसंद है। वी इन उलझनों के बीच खुद को एक दुविधा में पाता है। उसे महसूस होता है कि जैन को इस हाल में देखकर उसे कभी चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक वो उसके पास रहती है उसका मन एक सुकून से भर जाता है। वो धीरे से जैन की तारीफ करता है, जिसे सुनकर वो शर्मा जाती है और उसे खाना खिलाना जारी रखती है। जैन का ये प्यार भरा अंदाज वी का ध्यान उसकी ओर और ज्यादा खींचता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आते हैं, उन्हें साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं, खासकर वो वक्त जब जैन रोई थी। वी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और एक पल के लिए उसे चूमने का फैसला करता है। जैन उस वक्त किसी गहरी सोच में डूबी हुई है और वी उसकी आंखों में ये देख लेता है। अचानक जैन होश में आती है और तुरंत खाना खाने लगती है। वो अपना खाना वी को देने लगती है और उसे ज्यादा खिलाने की कोशिश करती है। भले ही वी को वो खाना पसंद ना हो, लेकिन वो जैन का मन रखने के लिए उसे मना नहीं कर पाता। जैन को पता चलता है कि उसे पालक, स्पिनच बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो उसे जबरदस्ती पालक खिलाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक बार की बात है, इसलिए वी भी बिना कुछ कहे उसे खा लेता है, क्योंकि वो जैन को किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन अचानक वी की हालत बिगड़ने लगती है। जैन उसे परेशान देखकर चिंतित हो जाती है। असल में वी के शरीर में कुछ बदलाव आए थे, जिसकी वजह से उसे अब पालक से एलर्जी हो गई थी। जैन को इस बात का अंदाजा नहीं था और वो खुद को कोसने लगती है कि उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। फिर भी वी उसे खाना खिलाने के लिए धन्यवाद देता है। जैसे ही वे वहां से जाने के लिए उठते हैं, वी की परेशानी और बढ़ जाती है। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है, लेकिन उसने खाने को मना नहीं किया, क्योंकि वो जैन की किसी भी बात को टाल नहीं सकता था, चाहे उसका शरीर उसे पचा पाए या नहीं। उसकी हालत बिगड़ती देख उसकी मां चीख पड़ती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं। तुरंत ये फैसला लिया जाता है कि उसे चेक के क्लिनिक ले जाया जाए। जैन भी बेहद परेशान हालत में उसके साथ क्लिनिक जाती है। अचानक माहौल तब बिगड़ जाता है जब एंजेलिका जीन के पास आती है और उस पर पेन से हमला कर देती है। वो चिल्लाती है कि जीन ने एस की जान खतरे में डाल दी है। कैश बीच में आकर उसे रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर एस के सामने उसे इस तरह पीटा गया तो एस को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एंजेलिका को यकीन है कि जब एस को होश आएगा तो वो खुद जीन को कड़ी सजा देगा। वो जीन को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन टिश उसे शांत होने के लिए कहती है। एंजेलिका साफ कह देती है कि अगर कैश उसे सजा नहीं देता तो वो खुद जीन को सबक सिखाएगी। वो पूरे परिषद को खतरे में डालने के लिए जीन को ही दोषी ठहराती है। सबके सामने जीन को बेरहमी से पीटा जाने लगता है। एंजेलिका ये सब देखकर बहुत खुश है, क्योंकि उसे आखिरकार अपना बदला लेने का मौका मिल गया है। वो खुद जीन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है और जीन दर्द से कराह उठती है। यहां तक कि रानी रॉक्सिन को भी जीन की हालत पर तरस आने लगता है, लेकिन वो भी हालात के आगे मजबूर है। एंजेलिका रुकने को तैयार नहीं है। जब रॉक्सिन की पिटाई की रफ्तार कम होती है तो एंजेलिका खुद उसे और तेजी से मारने लगती है। वो जीन की चीखों और रॉक्सिन की दया की अपीलों को अनसुना कर देती है। वो बस उसे एस का अपमान करने की कड़ी सजा देना चाहती है। जब जेन पूरी तरह टूट चुकी होती है और एंजेलिका उसे आखिरी बार पीटने के लिए बढ़ती है, तभी एस को होश आ जाता है। वो जोर से चिल्लाकर एंजेलिका को रोकता है, जिसे सुनकर जेन की आंखें खुल जाती हैं। एस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो आदेश देता है कि कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा, ताकि वो सबको सजा दे सके। वो सीधे जेन के पास जाता है, जो अधमरी हालत में और भयानक दर्द में है। खौफ के मारे एंजेलिका वहां से भागकर ऑपरेशन रूम में चली जाती है। वहां जीन का इलाज शुरू होना है, लेकिन डॉक्टरों को उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता। वे तुरंत खून का नमूना लेने का फैसला करते हैं। एंजेलिका की नजरें अब भी जीन पर टिकी हैं। वो जीन की बिगड़ती हालत और उसके लिए एस की दीवानगी को देख रही है। बाकी लोग भी वहां पहुंचते हैं। वे सब जीन के लिए चिंतित हैं और इस बात से हैरान हैं कि उसने अपनी पिटाई के दौरान जरा भी विरोध क्यों नहीं किया। वे उसे देखना चाहते हैं, लेकिन एस के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं है। एस ऑपरेशन रूम में जेन के पास है। उसके मन में उन लोगों के लिए नफरत भरी है जिन्होंने जेन को इस हालत में पहुंचाया है। वो वायलेट के पास जाता है। वायलेट कहती है कि एस ने उसे निराश किया है, लेकिन एस साफ कह देता है कि जीनिया ही उसकी एकमात्र खुशी है और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं। वायलेट को एस अब लक्ष्य की तरह कमजोर लगने लगता है, लेकिन एस उसे चेतावनी देता है कि वो लक्ष्य नहीं है,
वो अपनी गलतियों को दोहराएगा नहीं। वो कहता है कि अगर किसी ने भी दोबारा जीन को नुकसान पहुंचाया तो वो उन्हें असली नरक दिखाएगा। ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक हकीकत है। इधर फैन और मियां बदला लेने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैट का मानना है कि जब तक एस साथ है जीन सुरक्षित है। तभी रॉक्सिन और एंजेलिका के बीच तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो जाती है। रॉक्सिन एंजेलिका पर आरोप लगाती है कि वो जानबूझकर जीन को रास्ते से हटाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। एंजेलिका रॉक्सिन का गला घोंटने लगती है और तभी अचानक उसकी नसों में काला खून दौड़ने लगता है। वो एक डरावने रूप में सबके सामने आती है, जिससे एस और भी परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो सबके खिलाफ खड़ा होने वाला है। तभी रीस वहां आता है। रानी रॉक्सिन उसके पास जाकर मदद की भीख मांगती है, लेकिन रीस बेबस है। अंत में एंजेलिका एस के पास आकर अपने किए की माफी मांगती है, लेकिन एस उसे माफ करने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। रॉक्सिन तंज कसती है कि एस सिर्फ अपनी पसंदीदा सेक्रेटरी का बचाव कर रहा है। तभी फ्रिट्स बीच में आती है और नोएल उसे वापस ले जाता है। एस का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और वो सबकी चीखों के बीच अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। अस्पताल के बाहर तनाव चरम पर है। वे लोग जो सारी समस्याओं की जड़ हैं, अब खुद को सत्ता में समझ रहे हैं। रानी रॉक्सिन पूरे घमंड में एस से कहती है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की रानी वही है। लेकिन तभी एस एक ऐसा धमाका करता है जो सबको सुन्न कर देता है। वो रॉक्सिन को बताता है कि अब वो रानी नहीं रही। ये खबर रॉक्सिन और वहां मौजूद हर शख्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। इसी समय जैन ऑपरेशन थिएटर में है और उसकी सर्जरी चल रही है। बेहोशी की हालत में वो एक भयानक सपना देख रही है। सपने में वो एक घनी जंगल में है, अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रही है। उसके पीछे कोई साया है जिससे वो मौत की हद तक डरी हुई है। वो चीखती है, चिल्लाती है और भागते भागते गिर जाती है। वो देख रही है कि कोई उसे खत्म करने ही वाला है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो खुद को सुरक्षित एस के पास पाती है, जिसने उसे बचा लिया था। वापस रॉक्सिन के पास चलते हैं, जो अपनी गद्दी छिन जाने के डर से कांप रही है। एस सबके सामने घोषणा करता है कि वो रानी का ये पद जेनवेन को दे रहा है। अब जेनवेन इस यूनिवर्सिटी की नई रानी होगी। जेनवेन के दोस्त ये सुनकर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन रॉक्सिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाती है कि एस ऐसा नहीं कर सकता, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तभी रीस वहां आता है और एक और बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि मैट अब हेल यूनिवर्सिटी का नया मालिक है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के नए टॉप 10 ग्रुप की घोषणा करता है, जो पूरे गिरोह को हिलाकर रख देती है। क्रम इस प्रकार है: नंबर 1 एस, जिसके सामने बड़े बड़े गिरोह घुटने टेक देते हैं। नंबर 2 रीच। नंबर 3 निजार। नंबर 4 जेनवेन, जो अब आधिकारिक रूप से रानी है। नंबर 5 उनीर। नंबर 6 लियम। नंबर 7 माशा हार्ट। नंबर 8 फ्रिट्स, जो एक नौसिखिया होने के बावजूद सबसे बेहतर साबित हुई है। नंबर 9 निक्की। नंबर 10 जेरो, जो इस सूची में अपना नाम देखकर सदमे में है। रीस घोषणा करता है कि अब से यूनिवर्सिटी का हर छात्र इन 10 लोगों का निशाना होगा। ये लोग जो चाहें कर सकते हैं और ये बाकी सबके लिए एक सजा है। ये एक आदेश है जिसे टालना नामुमकिन है। इस घोषणा से हर कोई डरा हुआ है, यहां तक कि जेन के दोस्त भी। एंजेलिका को अब अपना अंत करीब दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ल्यूक बहुत परेशान है, क्योंकि उसे टॉप 10 की लिस्ट से निकाल दिया गया है। वो निजार के पास जाता है, लेकिन निजार उसे समझाता है कि उसे शांत होना होगा और अपने बर्ताव पर ध्यान देना होगा। निजार अब गिरोह का मुखिया है और वो चाहता है कि ल्यूक समझदारी से काम ले। मिया और वैन को कुछ गड़बड़ लग रही है। वे मैट और जेरोम से पूछते हैं कि आखिर वे इस टॉप 10 ग्रुप में शामिल कैसे हुए। मैट और जेरोम खुद हैरान हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी साइकिलों या किसी छोटी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उन्हें असली कारण नहीं पता। इसी बीच डीप उन्हें रोकता है ताकि वे जाकर जेन का हाल देख सकें। एस ऑपरेशन रूम में बेहोश जीन के पास बैठा है। वो तब तक वहां से नहीं हिलता जब तक उसे होश नहीं आता। वो जीन से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जीन को निशाना बनाया गया। एस के मन में उसे खोने का बहुत गहरा डर था। वो जीन को यकीन दिलाता है कि जब तक वो जिंदा है, जीन को कोई छू भी नहीं पाएगा। वो स्वीकार करता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है
उसने बहुत से गलत काम किए हैं जिन पर उसे गर्व नहीं है, लेकिन जीन के आने से उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होने लगा है। एस कहता है कि इस नर्क जैसी यूनिवर्सिटी में, जहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो जीन का रक्षक बनकर रहेगा। जीन उसकी बातों से खुश तो है, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल और सच जानने की तड़प है। कहानी के अंत में हम एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। वो वैज्ञानिक जेन के खून के सैंपल पर रिसर्च कर रहा है। अचानक वो देखता है कि जेन का खून उसके परीक्षणों पर बहुत ही अजीब और शक्तिशाली प्रतिक्रिया दे रहा है। वो दंग रह जाता है और उसे समझ आता है कि जेन का खून साधारण नहीं है। ये रहस्य क्या है? जेन के अंदर कौन सी शक्ति छिपी है? ये जानने के लिए अगला एपिसोड मिस ना करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि नरक का असली खेल तो अब शुरू हुआ है।